पारस अज़नीमना अहमद किस्त नंबर 9। सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान बल खाती सड़क पर इसकी गाड़ी दौड़ रही थी। बाहर के ठंडे खुशगवार मौसम से बेनियाज अंदर बैठा स्टीयरिंग व्हील पर एक हाथ रखे और दूसरे हाथ से मोबाइल पर एक नंबर मिला रहा था। सिलसिला मिलते ही इसने फ़ोन कान से लगाया। हेलो सवेरा आपा, कैसी हैं? खारिश ने आहिस्ता कर दी। अब इसकी सारी तवज्जो कॉल की तरफ थी। मैं ठीक हूँ फैजी, तुम क्या करते फिर रहे हो? वो इसके लिए परेशान थी। भाई जी का हिसाब अदा करने आया हूँ। इसे लगा वो अब ड्राइव नहीं कर सकेगा, सो गाड़ी साइड पर रोक दी और शीशा नीचे कर दिया। एकदम यह बजता हवा अंदर घुसी। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ खाई, मरी का खूबसूरत ठंडा लहलहाता मौसम। पारस ने तुम्हें नहीं पहचाना? वो हैरान थी। इसने मेरी कभी कोई तस्वीर नहीं देखी, सो कैसे पहचान सकती थी? हाँ ये भी है, भाई जी ने भी इसे हमसे बिल्कुल काट कर रखा था। इनकी आवाज में गिला दोहराया। खैर अब तुम क्या करने का इरादा रखते हो? पारस को सजा दूंगा या दिलवाऊंगा, और वो सब जो भाई जी ने इसके नाम लगवाया है सब वापस लूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ फैजी, मगर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकेगा? वो फिक्रमंद थी। इसने शाने उचकाए। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके कागजात तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्द ही मुझे कामयाबी मिलेगी। तनवीर भाई मेरी पूरी मदद करेंगे। सड़क पर इसकी गाड़ी अकेली खड़ी थी। दूर दूर तक वीरानी छाई थी। यहाँ वो बहुत आरामदेह अंदाज में बात कर रहा था। ये तनवीर पर ज्यादा एतबार ना करना, मुझे तो ये पारस के साथ मिला हुआ लगता है। वो मशकूक अंदाज में बोली। क्यों? फैजी ने आईब्रो हैरत से सुकेड़े। देखो, भाई जी की मौत से पारस के बाद सबसे ज्यादा फायदा तनवीर साहब को हुआ है। वो सबसे सीनियर ओहदेदार थे। भाई जी के बाद बहुत कुछ इनके हाथ में आया है। क्या उन्होंने फायदे नहीं उठाए होंगे? एक तो आपा, आप हर किसी पर शक करती हैं। इसे इनकी बात नागवार गुजरी थी। वो ऐसे नहीं है, भाई जी के पुराने दोस्त थे। हमारे घर में बरसों से आना जाना था इनका। वो थोड़ी सी तरक्की ओहदे के लिए ऐसा नहीं कर सकते। अरे पाकिस्तान में तो एक मोबाइल के पीछे चोरों चक्के गले काट जाते हैं, और तुम कहते हो थोड़ी सी तरक्की? वो बाकायदा बुरा मान गई। पता नहीं, मगर इन पर शक नहीं कर सकता। मुझे तो पारस का हाल लगता है इसमें। वो मुतज़ब्ज़ब था। हाँ तो इसी का प्लान किया होगा सब। तनवीर साहब को किसी बड़ी चीज का वादा दिया होगा, और अब वो साथ मिल गए तो और हमारे मुलाजिम तक इस लड़की का दम भरने लगे हैं। डैशबोर्ड पर रखा इसका दूसरा मोबाइल बजने लगा। इसने चौंक कर इसे देखा, फिर आपा से फोन पर बोला। फोन आ रहा है मेरा, बाद में बात करता हूँ आपसे। फिर मुझे पारस के घर भी जाना है। हमारे घर फैजी? उन्हें इसका लाशौरी तौर पर ही सही इस घर को इसकी मलकियत तस्लीम कर लेना भी नागवार गुजरा था। हम्म। पारस हमारे घर में नहीं रहती। भाई जी ने उसे और इसकी माँ को होटल के करीब बड़ा सा बंगला लेकर दिया था। वो इसके साथ वहीं रहते थे। हमारा घर तो यहाँ से काफी दूर है। अच्छा, तो वो घर किसके नाम पे है? वो तेजी से बोली। पारस के। इसने गहरी सांस लेकर फोन बंद कर दिया और अपना दूसरा मोबाइल उठा लिया। ऑफिस के साथी की कॉल थी, इसने सुननी थी। ठंडी ठंडी शाम पहाड़ों पर उतर रही थी। पारस के बंगले के टेरेस से दूर दूर तक पहले पहाड़, खाइयां, बल खाती सड़क सब नजर आ रहा था। वो वहीं टेरेस पर खड़ी थी, शाल पीछे से दोनों कंधों पर ढकती, आगे आकर बुक्कल की सूरत थी, जिसने गहरा भूरा रंग पहन रखा था। चूड़ी के साइज की, कानों में बड़ी बालियां हवा के साथ जरा जरा से हिलती, आंखें दूर नीचे जमी थी, जहां सड़क की एक तरफ बनी पथरीली सीढ़ियां ऊपर पार्क तक जाती थी। वाकया रोशनाई की तरह होते हैं, जिस जगह डाले जाएं वहां अपना निशान छोड़ जाते हैं, मगर वो हर शख्स को नजर नहीं आते। सिर्फ वो इन्हें देख जिस जगह रिप्ले होते देख सकता है, जिसकी नजर में यादों का अच्छा लगा हो। फिर हर जगह, हर घर, हर सड़क का नाम बदल जाता है। हम इन्हें अपने हिसाब से याद रखते हैं, और फिर सारी जिंदगी हम दुनिया को अपने नक्शे, अपने साइन बोर्ड्स के तहत ही देखते रहते हैं। पारस बीबी, अफजल बाबा की आवाज पर इसका इत्तेकास टूटा। वो कदरे चौंक कर पलटी। जी बाबा? ऑफिस से कोई साहब आए हैं, मैंने लॉन में बिठाया, आपका पूछ रहे हैं। बाबा निगाहें चुराकर बोले, जैसे इन्हें बहुत शर्मिंदगी सी हो। अच्छा कब? इसने महसूस के बिना हैरत से नीचे लॉन पर देखा। फाइज हसन खामोशी से सर झुकाए बैठा था। मुझे पता ही नहीं चला। खैर मैं आती हूँ। इसने गहरी सांस लेकर अपने ज़हन पर छाए नक्शे लपेटे, खुद को कंपोज किया और नीचे चली आई। वो लॉन में बैठा था, जीन्स, हल्के स्वेटर और जॉगर्स में मलबूस। इसे आता देखकर एहतरामन खड़ा हो गया। कहीं ये कैसे आना हुआ? वो तमकीनत भरे अंदाज में सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोली। मैम, आपने बुरा तो नहीं माना कि मैं यहाँ आ गया? दरअसल आप जल्दी चली गई थी, मुझे एक जरूरी दरखास्त करनी थी। वो बैठते हुए कदरे नदामत से बोला। मैं सुन रही हूँ मैम। बात यह है कि मुझे होटल की तरफ से यहाँ करीब में ही रिहाइश मिल गई है, मगर वो बैचलर्स पोर्शन है। उंगलियां वहां फंसाए वो तजब्जुब से कह रहा था। अम्मी और बहनें, क्या करूँ मैं इनका? वो मेरे साथ रहना चाहती हैं।
اصرار کر رہی ہیں؟ پارس ان حماق سے سنتی رہی، کچھ بولی نہیں۔ تنویر صاحب نے بتایا تھا کہ آپ کے گھر کی پچھلی طرف جو 2-3 گھر ہیں وہ بھی ہوٹل ملازمین کے لیے ہیں۔ ان میں سے ایک گھر خالی ہے۔ میں ایک بہت جونیئر عہدیدار ہوں، نیا ہوں، پھر بھی سوچا درخواست کر لوں، اگر مجھے وہ گھر مل سکے۔ تو اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ شال لپیٹے پیچھے ہو کر بیٹھی پارس مسکرائی۔ کل صبح تلخی سے مسکرائی تھی، آج نرمی سے، دل سے مسکرا رہی تھی۔ بعض لوگ مسکرانا بالکل بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ہونٹوں کے گرد لاف لائنز بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ پھر اگر کبھی وہ ذرا بھی مسکرا دیں تو لگتا ہے ان کی گردن پر کوئی اجنبی چہرہ آ ٹھہرا ہے، ایسا اجنبی جس سے آپ شناسا بھی ہوں اور وہ آپ کو اچھا بھی لگے۔ میں کبھی وہ گھر آپ کو نہ دیتی اگر یہ درخواست آپ کی فیملی کی طرف سے نہ ہوتی۔ قدر کیجیے گا ایسے رشتوں کی جو آپ کے سینے کے اوپر پہنی جیب کی بجائے سینے کے اندر دھڑکتے دل میں دلچسپی رکھتے ہوں۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں۔ عالیہ اور حمیرہ تو خوشی سے پاگل ہو جائیں گی۔ وہ بہت خوش، بہت احسان مند نظر آ رہا تھا۔ پارس کی مسکراہٹ مزید نرم ہو گئی، اس کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ مجھے قطعاً امید نہیں تھی کہ آپ مان جائیں گی۔ امی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ خود آ کر درخواست کریں گی، لیکن ظاہر ہے یہ مناسب نہ تھا۔ پارس کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا۔ ہوا کے گرم جھونکے کی طرح ایک یاد گالوں سے ایسی ٹکرائی کہ لمحے بھر کے لیے سب گھوم گیا۔